वालेकुम। आप देख रहे हैं खुसूसी ट्रांसमिशन और मैं हूं खतीजा राठौर। नाज़रीन, इस वक्त इस्लामाबाद में मुज़ाकरात के हवाले से बातचीत हो रही है और हमने ये भी देखा है कि इस्लामाबाद में सिक्योरिटी इस वक्त सख्त कर दी गई है। पहले तो ये बातें हो रही थी कि मुज़ाकरात का जो राउंड है वो आने वाले कुछ दिनों में मुमकिन हो जाएगा, लेकिन कल रात एक बड़ी खबर सामने आई। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची जो हैं वो इस्लामाबाद आए, नूर खान एयरबेस पे उनका तैयारा लैंड हुआ और उसके साथ ही हमने देखा कि नए वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने उन्हें रिसीव किया और जिसके बाद ये बातें जो हैं वो सर्कुलेट होना शुरू हो गई। व्हाइट हाउस की तर्जुमान कैरोलिन ने भी ये कहा है कि स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर जो है वो भी पाकिस्तान आ सकते हैं और मुज़ाकरात का जो अमल है वो शुरू हो सकते हैं। इससे हम ये नहीं कह सकते कि दो तरफा मुज़ाकरात जो हैं वो आज से शुरू हो गए हैं, क्योंकि अब से कुछ देर पहले खबर आई है कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा जो हैं वो अब मस्कत और फिर मॉस्को भी जाएंगे। मॉस्को का दौरा जो है वो इंतहाई अहम है कि इस्लामाबाद से पहले जो हैं वो खबरें आ गई कि किन चीज़ों पर जो है वो बातचीत हो सकती है, मुआहिदा हो सकता है और फिर उसके बाद जो है वो मॉस्को जाया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में एक ट्वीट किया था जिसे उन्होंने फ़ौरन ही डिलीट कर दिया है और इसी प्रोग्राम में उस हवाले से हम डिस्कस भी करेंगे। इस वक्त खबर सबसे पहले ये सामने आई कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की जो है वो अब्बास अराग़ची से मुलाकात हुई, जिसके बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की भी वज़ीर आज़म हाउस में उनसे मुलाकात हुई है। किन निकात पे बआसानी जो है वो बातचीत हो सकती है, मीडिएशन के लिए पाकिस्तान जो है वो काम कर रहा है, लेकिन साथ ही ईरानी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सरबराह इब्राहिम अजीज़ी का कहना है कि वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची के दौरे पाकिस्तान के दौरान जौहरी मामले पे कोई बात नहीं होगी और ये हमारी रेड लाइन है। जबकि हमने देखा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने तो वैसे कई बयान दिए हैं, यू टर्न भी लिया है, लेकिन उनका कहना था कि ईरान को किसी भी सूरत में जौहरी हथियार बनाने नहीं दिया जाएगा। इसके ऊपर मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है यासिर हुसैन और इनके हमरा है ज़फ़ीर गनी, सीनियर एंकर पर्सन है, दोनों सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। आप दोनों को प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। सबसे पहले रुख कर लेते हैं ज़फ़ीर का। ज़फ़ीर, ये बताइएगा, एक अहम बैठक इस्लामाबाद में पहले ये बताया जा रहा था कि दोनों फ़रीक़ैन जो है वो एक ही मेज़ पर होंगे, मुज़ाकरात होंगे, बातचीत होगी, लेकिन अब से कुछ देर पहले खबर आई है कि अब्बास अराग़ची की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई है, लेकिन जो अमेरिकन डेलीगेशन है वो आज शाम या फिर कल जो है पाकिस्तान लैंड हो सकता है। इस पर क्या कहेंगे? थैंक यू सो मच। ये एक डेडलॉक था पिछले कई दिनों से और बार बार ये कहा जा रहा था कि शायद मुज़ाकरात हो रहे हैं या नहीं हो रहे। गो के ये जो दौरा है ये 3 मुल्की दौरा है और आज ईरानी वज़ीर ख़ारजा वापस चले जाएंगे, लेकिन एक मोमेंटम सेट करके जा रहे हैं और बहुत सारी जो डेवलपमेंट्स थी बैकडोर डिप्लोमेसी की वो ऑन टेबल हो गई हैं, डिस्कशन हुई है। चूँकि कल रात जब ये यहाँ पहुँचे, कल भी कुछ मुलाकातें हुई थी और अभी चूँकि फील्ड मार्शल से भी और प्राइम मिनिस्टर से भी ऑफिशियली मुलाकातें हो चुकी हैं। एतमाद साजी है जो ईरान से बयान आया था और कल जो टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई थी पाकिस्तान की तरफ से भी, उसके फौरी बाद फिर पॉलिसी बयान आता है और पॉलिसी बयान में ये दौरा डिस्कस होता है। इसकी अहमियत इसलिए भी ज़्यादा है कि अभी तो एक यूएस डेलीगेशन की जो बात आप कर रही हैं उनकी तरफ से भी, चूँकि आमने सामने तो दोनों ने नहीं बैठना था, एक जो डेडलॉक हम पहले भी बात कर चुके हैं वो मौजूद थी, लेकिन उससे फ़ायदा ये हुआ कि ये एक राह हमवार करके जा रहे हैं। बहुत सारे वो पॉइंट्स थे जो टेलीफोनिक गुफ्तगू में तो डिस्कस हो गए थे डिप्लोमेसी में, और जब हम ख़ास तौर पे जंग की बात करते हैं तो उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप सिर्फ इशारों में और बाज़ दफ़ा आप रिसीव कर रहे होते हैं किसी गेस्ट को और रिसीव करते करते आप वो मैसेज पास ऑन कर देते हैं, और जो कि बहुत ज़रूरी होते हैं और इस तरह के सेंसिटिव इश्यूज़ के ऊपर। तो इस दौरे को अगर आप इस तरह देखें कि ये मुज़ाकरात के लिए था, तो मुज़ाकरात के लिए बिल्कुल नहीं था। मुज़ाकरात की राह हमवार कर रहा है, यस बिल्कुल कर रहा है और कर दी है इसने। अभी जब पाकिस्तान की तरफ से भी एक पॉलिसी बयान आएगा तो आपको आइडिया हो जाएगा और खुद यूएस भी इसको अप्रिशिएट करेगा। इस पूरे अमल में एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और वो है 3 रोज़ा 3 मुल्की जो ये दौरा है उसकी इब्तिदा पाकिस्तान से हो रही है। फिर ये ओमान का रुख करेंगे और उसके बाद बिल्कुल ठीक है ज़फ़ीर, इस पे मज़ीद भी बात करेंगे। बिलाल डार ने हमें ज्वाइन किया है, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद हैं। बहुत शुक्रिया बिलाल आपके वक्त का। आपसे कुछ देर पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से गुफ्तगू हुई है और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी इस मुलाकात में, इस मीटिंग में जो है वो इनके हमरा थे। क्या बातें सामने आ रही हैं? मुलाकात जो है वो बड़े खुशगवार माहौल में देखी गई है, क्या कहेंगे इस पे? जी बिल्कुल, इसमें सिचुएशन कुछ यूँ है कि इस मुलाकात का जो सिलसिला है
इसका तसलसल जुड़ता है लास्ट टाइम जो इस्लामाबाद में ईरान और अमेरिका के दरमियान बराह रास्त जो मुज़ाकरात हुए थे उनके साथ जुड़ता है, क्योंकि जब आपको याद होगा जब लास्ट टाइम जब यहाँ मुज़ाकरात हुए उसके बाद जेडी वेंस वापस गए तो उन्होंने जाते हुए भी एक जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसके अंदर भी और बाद में भी उनके बयान सामने आए और ट्रंप के खुद अपने बयान सामने आए कि हमने ईरान को एक बेस्ट डील ऑफर कर दी है, अब बॉल उनके कोर्ट में है कि वो उसको मान लेते हैं तो ठीक है, वरना फिर जंग होगी। अच्छा, वो जो बातचीत उस वक्त जो यानी कि मुज़ाकरात की मेज के ऊपर जो बातचीत हुई और जो भी शराइत थी अमेरिका की तरफ से आई, उन शराइत के ऊपर कोई हतमी बात नहीं हो सकी थी। अब वो वहां पे एक डेडलॉक पैदा हुआ और जैसा कि हमने इन मुज़ाकरात से पहले जब उस वक्त भी प्रोग्राम किया था, मुज़ाकरात शुरू होने से पहले, तो हमने उस वक्त भी कहा था कि अगर किसी पॉइंट पर डेडलॉक पैदा होता है तो फिर जो वफूद है वो अपने अपने मुल्क में वापस जाएंगे और वहां जाके मुशावरत करेंगे और मुशावरत करने के बाद फिर सिलसिले आगे बढ़ाएंगे। तो ये उसी की तसलसल है। अब जो लास्ट टाइम डेडलॉक पैदा हुआ उसके बाद ईरानियन और अमेरिकन वापस गए, फिर उसके बाद फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर ईरान गए, उसके बाद शहबाज शरीफ साहब और साथदार उन्होंने मुख्तलिफ ममालिक विजिट की और उसमें बिलाल ये बताइएगा, अमेरिकन डेलीगेशन जो है वो भी इस्लामाबाद आज आ सकता है या कल आ सकता है? क्योंकि व्हाइट हाउस के तर्जुमान कैरोलाइन का भी यही कहना है कि जेडी वेंस तो नहीं आ रहे लेकिन स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर जो है वो आ सकते हैं इस्लामाबाद मुलाकात के लिए, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वजीर आजम शहबाज शरीफ से। क्या कहेंगे? देखिए, अभी ये बात कंफर्म नहीं है। अभी जो आज ईरानियन वक्त ने अपना जो मुशावरत करने के बाद, होमवर्क करने के बाद जो मुमकिन उनके पास ऑप्शंस हैं, या उन्होंने जो ऑप्शंस दिए हैं वो सारे ऑप्शंस जाएंगे अमेरिकन के पास, और अमेरिकन को अगर उन ऑप्शंस पे कोई एतराज ना हुआ तो फिर वो यहाँ उनका डेलीगेशन आएगा, वरना दूसरी सूरत में जो मुज़ाकरात जो बराह रास्त नहीं हो रहे, डायरेक्टली भी हो रहे, इनडायरेक्टली हो रहे हैं, ये इनडायरेक्टली मुज़ाकरात का सिलसिला जारी रहेगा। और इस पे जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि जो अटॉमिक मैटर्स है, आपको पता ही है उसके अंदर ये सारी चीजें फंसी हुई हैं कि यूरेनियम अमेरिका का मुतालबा है कि किसी दूसरे मुल्क को शिफ्ट कर दी जाए जो ईरान के पास तैयार है। उसके वजह से रूस ने अपने ऑफर की लेकिन अमेरिकन उस पर राजी नहीं हुए, तो दो और मुल्कों का नाम लिया गया, एक ओमान का नाम लिया गया और दूसरा पाकिस्तान का नाम लिया गया। तो इसमें अब देखें, अमेरिका रूस के ऊपर कभी भी तैयार नहीं होगा और ओमान के पास ऐसी फैसिलिटीज नहीं है कि जहां पे वो ऐसी इंडिश यूरेनियम को सेफ अंदाज में रख सके। दो तरह की सिक्योरिटी के वो महफूज भी रहे, किसी के हाथ लगे, और दूसरा उसको महफूज बनाया जाए ताकि उसकी ताबकारी में कोई ऐसी खुदा न खासा लीकेज या कोई ऐसी चीज ना हो। तो वो सारी फैसिलिटीज पाकिस्तान के ऊपर है। जो बात है वो इन्हीं चीजों के ऊपर हो रही है। और आपकी इल्म में होगा कि जब इससे पहले ट्रंप जो पहली टर्म में आए, उससे पहले ओबामा ने जो डील की थी अमेरिकन के साथ, ईरानियंस के साथ यूरेनियम के हवाले से, उसमें ईरानियन इस बात पे राजी हो गए थे और एक मुआवजा भी हो गया था कि ईरान अपने एटॉमिक प्रोग्राम को एटम बम की तरफ नहीं लेके जाएगा बल्कि वो एनर्जी के लिए उसको यूज करेगा, साइंटिफिकली और पावर प्लांट्स के लिए जो इस्तेमाल होता है। अच्छा, ये बताइएगा कि इस वक्त ईरानी डेलीगेशन जो है वो मॉस्को या सबसे पहले मस्कत का जो है वो रुख करेगा, इस हवाले से कोई इतलात आई है? देखिए, ये तो सिक्योरिटी इश्यूज हैं, इसके हवाले से कोई इतलात नहीं है। और इसमें इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि रात को भी जब ईरानियन डेलीगेशन आया तो उस डेलीगेशन को पिछले विजिट की तरह पाकिस्तान के एयरफोर्स ने उनको स्कॉट किया है और उनको बाहिफाजत लेके आए हैं। और ये इतलात है कि पाकिस्तान ही उनको अगली डेस्टिनेशन पे भी लेके जाएगा और वापस ईरान तक लेके जाएगा। और जब भी इस हवाले से अब तक जितना भी ट्रैवल है वो पाकिस्तान इसको स्कॉट कर, लेकिन अभी तक इनका रूट वो कंफर्म नहीं किया गया ड्यू टू सिक्योरिटी रीजंस। लेकिन सभी इम्कानात हैं कि वो रशिया जाने से पहले मस्कत जाएंगे ताकि मस्कत और पाकिस्तान का जो दो मुल्कों का विजिट जो मुशावरती है कंप्लीट करने के बाद मॉस्को में फिर इनकी एक अहम मतलब जो अपडेट होगी, मुकम्मल होमवर्क होगा, उसके बाद ये मॉस्को जाएंगे क्योंकि मॉस्को से ये इनकी मुशावरत के बाद अहम जो तजवीज होंगी या जो ऑप्शन निकलेंगे, फैसले होंगे वो होंगे। क्योंकि ये अब ओपन सीक्रेट है कि अमेरिका भी इसका बार बार दावा भी हुआ कि रशियंस इस जंग में ईरानियन को भरपूर सपोर्ट कर रहे हैं, तो इसलिए वो रशियंस के बगैर मर्जी के कोई
शायद कोई बड़ा डिसीजन या कुछ पैदा नहीं करेंगे ईरानियन, तो लास्ट में ये सही। ईरानियन डेलीगेशन वहां मस्को जाएगा, मेरा ख्याल है जी। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया बिलाल डार आपके वक्त का। यासिर, डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से एक ट्वीट आया था अर्मीनिया से रिलेटेड और फिर उसे डिलीट कर दिया गया, क्योंकि ईरान का जो बॉर्डर है वो बड़ा छोटा सा ही है और 40 से 45 किलोमीटर का ये बॉर्डर है। और फिर ये बताया जा रहा था कि अमेरिका जो है वो बराह रास्त अर्मीनिया के थ्रू ईरान पे हमला कर सकता है, लेकिन कुछ प्रेशर आ गया और फिर जब अब्बास अरागची ने ये कहा कि इस्लामाबाद के बाद जो है वो मॉस्को का दौरा किया जाएगा, तो रशिया की तरफ से थोड़ा प्रेशर आ सकता है कि अगर ईरान पे हमला किया गया तो रशिया भी रिटेलिएट कर सकेगा। अगर नहीं भी करता तो असले के जोर पे जो है वो ईरान को हेल्प कर सकता है और कर भी रहा होगा। इस पे क्या कहेंगे? बिल्कुल, देखिए, जहाँ तक बात डोनाल्ड ट्रंप साहब के बयानात की है, और इससे पहले भी हम इसी अपने ट्रांसमिशन के अंदर ये डिस्कस कर चुके हैं कि जिस किस्म के बयानात वो देते हैं उसके ऊपर क्या ही कहा जा सकता है। बहरहाल ट्वीट कर देना और उसके बाद फिर वो इंडिकेशन दे रहे थे कि पॉसिबिलिटीज़ हैं। देखिए, कोई भी मेच्योर नेशन, अमेरिकन को मेच्योर तो कहा जा सकता है, लेकिन आई एम सॉरी, लीडरशिप की जहाँ बात होती है, जिस किस्म की स्टेटमेंट्स वो दे रहे हैं, ये मेच्योरिटी को जाहिर नहीं करती। ख़ास तौर पर ये मिलिट्री स्ट्रेटजीज़ होती हैं। अगर आपके साथ किसी कंट्री का कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो कतई इस तरह की जो स्ट्रेटजीज़ हैं, जो गाइडलाइंस हैं, जो फ्यूचर आपका लाइन ऑफ एक्शन है, उसको इस तरह से डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता। ये देखना पड़ता है कि सामने वाली जो कंट्री है उसके साथ भी उनके पास जो पॉसिबिलिटीज़ हैं, जो उनके ऑप्शंस हैं, वो उनको किस तरह से मटीरियलाइज कर सकते हैं। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बट अगर इस तरह के बयान दिए जाते हैं तो इसको आई मस्ट से कि डिस्काउंट कर देना चाहिए, और ऐसा ही हुआ। उन्होंने खुद इसको डिस्कार्ड किया। इसका मतलब यही था कि इसको, ये सिर्फ एक पॉसिबिलिटी थी जिसके बारे में वो इंडिकेट कर रहे थे। बहरहाल इसके और बहुत सारे पर्पस हो सकते हैं। मिलिट्री स्ट्रैटेजी क्या है वो मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूं। प्लान ए के अंदर, जब हमने ये इससे पहले भी बात कर चुके हैं कि प्लान ए में उन्होंने ये चेक करना था कि जो सामने कंट्री जिसके ऊपर हम ये कोशिश कर रहे हैं, एडवेंचर करने जा रहे हैं, उसकी मिलिट्री स्ट्रेंथ क्या है, फाइनेंशियली उनको कितनी सपोर्ट किन किन ममालिक से है, ये भी पता चल जाएगा, और ये भी एक्सपोज हो जाएगा कि उनकी स्ट्रेंथ कहाँ पे लाई करती है। तो वो उन्होंने देख लिया है। प्लान बी को एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं, जिसके अंदर इससे पहले भी अर्ज कर चुका हूं कि जो काउंटर रेवोल्यूशनरी फोर्सेस होती हैं उनको एक्टिवेट किया जाता है, और इसके अलावा जो सेपरेटिस्ट होते हैं। देखिए, एक बात ये समझने की है कि 100% लोगों की इससे पहले एक रिजीम चेंज की जो बात, जिसको बुनियाद बनाकर ये सब कुछ किया जा रहा है, तो उसकी वजह यही थी कि ईरान के अंदर भी एक तादाद ऐसी लोगों की है, अब छोटी है या ज्यादा है इसके ऊपर तो बहस हो सकती है, मगर वो अपने सिस्टम से शायद नाखुश हैं। इसी को बुनियाद बनाते हुए अमेरिका ने जो है उनके खिलाफ जो है वो ये माज खोला है। बहरहाल अब अमेरिका के लिए जो इसमें सबसे आप समझ लें कि जो चीज़ उनके फेवर में नहीं जाती वो ये कि लोग भी अब वापस ईरान की हुकूमत की तरफ चले गए हैं और उनको मुकम्मल तौर पर सपोर्ट कर रहे हैं। तो ऐसी सूरत में जो सेपरेटिस्ट हैं, जो इस तरह के एलिमेंट्स हैं जो रिजीम चेंज के लिए काम कर सकते हैं, उनको कैपिटलाइज कैसे करना है और इन्फिल्ट्रेट कैसे करना है, अब इसकी तरफ जा रहे हैं। जी यासिर, रजीम चेंज तो अमेरिका चाहता था कि ईरान में हो जाए, लेकिन हमने देखा कि रजीम चेंज जो है वो आला क़यादत जो फोर्सेस होती हैं वो अमेरिका में नज़र आया। चाहे वो जॉन सी फेलन हो, सेक्रेटरी थे उनके नेवी बहरिया के, उनसे जो है उन्हें जो है कहा, फोर्स किया गया कि आप रिज़ाइन दें। फिर हमने सेम एज आर्मी चीफ को भी देखा, फिर अटॉर्नी जनरल को भी इसी दौरान, जंग के दौरान जो है वो हमने देखा बरतरफ किया गया। तो जो अमेरिका चाह रहा था रजीम चेंज ईरान में हो, वो अब अमेरिका में होता दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, देखिए, मोस्ट लाइकली ऐसा ही होता है। अगर आपको याद हो कि जो अफगान और यूएसएसआर का जो इशू था, कॉन्फ्लिक्ट था, यूएसएसआर के टूटने की जो वजह बना वो भी यही था कि जब वहाँ पर मनमानी फैसले किए जाते रहे, अफगानिस्तान के अंदर एक्सपेरिमेंट किए जाते रहे, और एक वक्त ऐसा आया कि फाइनेंशियल लॉसेस आपके बढ़ते चले गए, आपके अंदर डिविजन्स आना शुरू हो गए। अगर आप इस तरह की सिचुएशन में खुद को लेकर जाते हैं तो इवेंचुअली ऐसा ही होता है, और वहाँ की इस्टेब्लिशमेंट को भी ऐसे आप सेटिस्फाइड नहीं कर सकते। ये बिल्कुल ऐसा है कि आप कुछ डिमांड्स ऐसी करो। देखिए, जो प्रेसिडेंट होता है यूएस के अंदर, उसके पास टोटल कमांड होती है कि वो कोई भी ऑर्डर को एग्जीक्यूट करवा सकता है। अब जिस तरह की डिमांड वो कर रहे हैं तो उनके लिए बड़ा मुश्किल है मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के लिए उसको ऑल ऑफ अ सडन एग्जीक्यूट करें। लेट्स से अगर वो रात को ट्वीट कर देते हैं कि मैं सुबह एटॉमिक ब्लास्ट करने के लिए जा रहा हूं, और डू इट का आगे वो कोई मैसेज लिख देते हैं, तो क्या आपके ख्याल में इतना आसान होगा कि वहां पर बैठा हुआ कोई भी शख्स बटन दबा देगा और इसको एग्जीक्यूट कर देगा? उनको भी सोचना पड़ेगा कि आया इसके क्या रिप्रकशंस होंगे, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, ये सारी चीजें देखनी होती हैं। अच्छा, इस सारी सिचुएशन में हो ये रहा है कि जो एस्टेब्लिशमेंट वहाँ की है
और जो प्रेसिडेंट साहब हैं, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें एक वैक्यूम जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। अच्छा, हो ये रहा है कि एक सेगमेंट ऐसा है कि जो डायलॉग परस्यू करने की बात कर रहा है, इंक्लूडिंग जेडी वेंस जो वाइस प्रेसिडेंट है, और उसके अलावा जो इसमें टीम के अंदर जो पीट हेग्सेक जैसे लोग हैं जो क्रिश्चियन जायनिज्म को प्रमोट करते हुए नजर आ रहे हैं, उनकी कोशिश ये है कि इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर मजीद जो है वो इजाफा हो। तो जब अंदर इस तरह की सिचुएशन होती है तो ये इंडिकेट कर रहा है कि आगे सही। कोई बहुत बड़ा चेंज जो है वो पॉलिटिकली आ सकता है और आएगा। बाकी जहां तक बात यह है कि ये कॉन्फ्लिक्ट किस तरफ जा रहा है, तो प्लान बी का जिसका मैंने तस्करा किया उसको एग्जीक्यूट करने के लिए वो बिल्कुल तैयार हैं, और डायलॉग से कोई आउटकम ऐसा निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा। बिल्कुल ठीक है जफीर, अहम दौरा है डोनाल्ड ट्रंप का। हम देखेंगे कि मई के सेकेंड वीक में जो है वो चाइना का दौरा करेंगे, और माहिरीन और पेंटागन भी यही बता रहा है कि इस वक्त अमेरिका 45% अपना जो वॉर स्टॉक मिसाइल है वो ख़त्म कर चुका है। और डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी हो गई या पेंटागन की पॉलिसी हो गई, उसमें एक इख्तलाफात जो है वो सामने आ रहे हैं। इस दौरान अमेरिका खुद भी चाहता है कि ईरान मुज़ाकरात करे, लेकिन फेस सेविंग के लिए जो है वो पाकिस्तान उसकी खासा मदद कर रहा है। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, पाकिस्तान तो खैर मदद सभी की कर रहा है पीस प्रोसेस की, और पाकिस्तान चाह रहा है कि ग्लोबली पीस हो। सो उस इनिशिएटिव को लेके चल रहे हैं। जहाँ तक आपने ट्रंप के विजिट की बात की, जो हम अभी पहले भी बात कर रहे थे, चूँकि मॉस्को को चुना है ईरान ने, बीजिंग का इंतखाब नहीं किया। यासिर को है इस चीज़ का आइडिया कि इस पूरी जंग में जितना ज़्यादा लॉस अगर होगा आने वाले वक्त में तो वो चीन को हो सकता है, और जितनी मदद ईरान की है तो वो चीन ने की है। रूस सेकंड नंबर पे है, लेकिन ये इतनी मौसर हिकमत अमली है खुद चीन की कि वो रशिया चूँकि जो बयान दे रहा है, और चीन की अगर आप डिप्लोमेसी चेक करें, उसके ऊपर अगर आप रिसर्च करें तो आपको आइडिया होगा चीन में जंग या एग्रेशन का कोई लफ्ज़ ही नहीं है। वो ट्रेड की बात करते हैं, वो बिजनेस की बात करते हैं, वो कभी भी डिप्लोमेटिकली चीज़ें हैंडल करते हैं। सो जंग की तरफ, वो एग्रेशन की तरफ नहीं जाते। एग्रेशन के लिए उन्होंने इधर रशिया को एक्टिव किया हुआ है। सो इस हिकमत अमली को फॉलो किया ईरान ने भी, और ईरान जो है वो मॉस्को तो जा रहा है लेकिन बीजिंग नहीं जा रहा, बट प्लान सारा बीजिंग का ही है। अब उस पॉइंट पे आते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट होगा। ये एक इत्तेहाद तो बन सकता है चाइना के हवाले से। बात कर चाइना, रशिया, ईरान जो है लेकिन बाद में बनेगा, लेकिन जो इम्पैक्ट अभी आ रहा है, चीन तो अभी मैन पिलर बन के सामने आया ही नहीं है। चीन तो बैक एंड पे खड़ा है, चीन सपोर्ट कर रहा है। चीन ने ही ईरान को थ्रू आउट सपोर्ट किया इस जंग में। जो आपने देखा कि जो यहाँ मोज़े हो गए तो वो ऐसे नहीं हो गए, और वो जो हमारे पास भी कुछ मोज़े हुए थे तो उस मोज़ों में भी पीछे कौन खड़ा था। सो चीन अपना रोल, चीन को पता है कि मैंने क्या करना है, और चीन अभी ये छोटी जंग में नहीं कूदेगा, और चीन ना ये प्लान करके आया। ट्रंप की जो आप बात कर रही हैं, तो ट्रंप के ऊपर प्रेशर ही सबसे ज़्यादा ये है, और सिर्फ ट्रंप का प्रेशर नहीं है, वहाँ के थिंक टैंक्स का प्रेशर है, वहाँ की इस्टेब्लिशमेंट का प्रेशर है। आपने चीन को अगर मीट करना है तो उसके लिए ये सारी जो आपने इतना सारा इस खित्ते में ये एक अच्छा चंद रोज पहले जो है जफीर टेलीफोनिक रब्ता भी हुआ था चीनी सदर का, शी जिनपिंग का डोनाल्ड ट्रंप से जो है वो टेलीफोनिक रब्ता हुआ था, और फिर कुछ ऐसी बातगश हो रही थी कि उन्होंने बातों बातों में ये कहा है कि नॉर्थ कोरिया के सदर से जो है वो मेरी मुलाकात करवाएं या मेरा रब्ता करवाएं। इस पर भी जरा कमेंट कीजिएगा। उनके हवाले से जो वो मीम्स तो खैर काफी बनी है, इस पर तो यासिर ही कमेंट करेंगे। ऐसी तो खैर नहीं कोई बात हुई, लेकिन अब जो करने की बात है, जो बीजिंग चाह रहा है और खुद वाशिंगटन भी करना चाह रहा है, वो ये है कि किसी भी तरह ये मुज़ाकरात जितनी तेज़ी से हों। देखिए, दो सिचुएशंस हैं यहाँ पे। ईरान बिल्कुल चाह रहा है कि ये जितना लंबा जाए, टाइम टेकिंग है, वो इसीलिए बड़े पुरसुकून अंदाज में है, क्योंकि ईरान के पास हारने के लिए कुछ नहीं है, वो विन विन पोजीशन में है। और जहाँ तक अमेरिका की बात है, अमेरिका का एक दिन नहीं, मैं कहूँगा 1 और 2 आवर्स उसके लिए मुश्किल हो रहे हैं। 1 घंटा भी अगर इजाफी लग रहा है तो वो उनके लिए, वो यही जो ट्रंप बार बार ट्वीट कर रहे हैं तो वो ऐसे नहीं कर रहे, प्रेशर है बहुत ज़्यादा, और उनको समझ नहीं आ रही कि हम तो इनको पत्थर के ज़माने में धकेल रहे थे, उल्टा इन्होंने पत्थर के ज़माने में हमें धकेल दिया है, तो अब इससे जान कैसे छुड़ाएं। तो वो तो चाह रहे हैं कि जितनी जल्दी मुज़ाकरात हों, कोई बातचीत हो, हम कोई पेपर लहराएं और कहें कि ये एग्रीमेंट हो गया और हम वापस जा रहे हैं। तो इसलिए वो चाहेंगे कि चीन के दौरे से पहले, और चीन ने भी ये कहा कि अगर हमारे पास आप आएंगे तो ये सारा सब कुछ आप ठीक करके आएंगे, अदरवाइज फिर बीजिंग में ये चले तो जाएंगे,
चीन को देने के लिए कुछ नहीं होगा इनके पास, और चीन के पास बहुत सारे रास्ते अब खुल गए। और ये जिस तरह यासिर अभी बता भी रहे थे कि चीन को इस खित्ते में रहने के लिए ईरान को वो पहले भी सपोर्ट करता रहा है। सारी दुनिया ने पाबंदी लगाई हुई थी, कोई किसी भी तरह की कोई ट्रेड नहीं हो रही थी, लेकिन उस मुश्किल वक्त में चीन ईरान के अच्छा, साथ ये खड़ा था। यूरोपियन और आज यूनियन भी का खड़ा आपने है। जिक्र किया यासिर, अनऑफिशियली यूरोपियन यूनियन का एक इजलास हुआ है और उसमें खबर सामने आई है कि क्योंकि अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ बंद है और इस वक्त फसल खाद की भी जरूरत पड़ती है जो कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ से ही कुछ परसेंट आती है, तो अब 20% यूरोप को जो तकरीबन वहाँ अब से जाता है, यूरोप को right? जो है वो अपनी पड़ गई है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ पे इसी तरीके से पाबंदी लगी रहेगी, नाकाबंदी रहेगी, तो फिर यूरोप के जो मसाइल है वो कैसे हल होंगे। तो इसी चीज़ को सोचते हुए ये डिसाइड किया गया है कि अगर ईरान से यूरोप की जानिब से पाबंदी हटा दी जाती है तो फिर क्या अमेरिका का इस पे क्या रद्द-ए-अमल होगा या फिर अमेरिका को लूप में लिया जाएगा। इस वक्त की बातें जो हैं वो हो रही हैं। देखिए, ये वेस्ट जो है ना, इसको बैलेंस करने के लिए उन्होंने कोशिश ये की है कि IRGC जो इनकी रेवोल्यूशनरी फोर्सेस हैं जी। उसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करने के लिए मूवमेंट जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। वो तासुर यही देना चाह रहे हैं, जैसा भी आपने कहा कि अमेरिकन को सेटिस्फाई करने के लिए उन्होंने ये कहा कि हम इसको दहशतगर्द तंजीम IRGC जो इनकी रेवोल्यूशनरी ईरान की फोर्सेस हैं उनको डिक्लेयर करा दिया जाए, ताकि एक तासुर ये जाए कि हम आपके साथ खड़े हैं। दूसरी तरफ बिल्कुल ऐसा ही होना है, आपने जैसे फर्टिलाइजर का तस्करा किया, आगे चल के और बहुत सारी कमोडिटीज़ हैं जो कि इसी रास्ते से होकर जाती हैं, और सबसे बड़ी कमोडिटी तो ऑयल इटसेल्फ है, जो कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो कंज्यूम होता है ना वो ईरानियन ऑयल ही कंज्यूम होता है। जब ये सैंक्शंस लगी भी थी ना तो उस वक्त भी ये वेस्ट में जा रहा था और यहाँ तक की तो बात थी, और यहाँ से बेचकर जो वो पैसे तो आ रहे थे, ये सिलसिला जारी था। तो इसको बैलेंस करने के लिए बिल्कुल ये किया जाएगा और कोई ना कोई इस तरह का गिमिक होगा, मैं लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, ज़रूर दिया जाएगा। और जैसे अभी ज़फ़ीर ने बड़ा अच्छा तज्ज़िया किया, बड़ा बैलेंस एनालिसिस था, और ऐसा ज़बरदस्त ये हमारे साथ बैठे हैं इस वजह से नहीं, मैं ऑनेस्टली आपको बताऊं बड़ा बेहतरीन इन्होंने चीज़ों को हाईलाइट किया कि पीछे कौन सी स्ट्रेंथ है जो काम कर रही है और किस तरह एग्जीक्यूट कर रही है, बड़ा खुलकर इन्होंने बताया और बिल्कुल ऐसा ही है, मैं इनको कम्प्लीटली इंडोर्स करता हूँ। तो कहने का मकसद ये है कि ये जैसे अभी वेस्ट की बात हो रही है, उनके ऊपर भी प्रेशर माउंट होता चला जा रहा है। देखें, इस वक्त जो सबसे बड़ा प्रेशर है ना वो आवाम का प्रेशर है। हमारे यहाँ तो उसको डिस्काउंट कर दिया जाता है, बट ये कि अमेरिका में भी और यूरोप के अंदर भी जो इस वक्त सबसे ज़्यादा प्रेशर है वो इसी चीज़ का है। देखिए, हमारे यहाँ प्राइस सर्ज आना, चीज़ों की कीमतें ओवरनाइट बढ़ जाना, 200% इन्फ्लेशन का बढ़ जाना, ये तमाम चीज़ें हमारे लिए बड़ी नॉर्मल है, राइट? और कल किस तरीके से पेट्रोल की मैं कीमतों में अभी जो उस जी तरफ आ रहा हूँ कि जैसे अभी ज़फ़ीर भाई हमारे फरमा रहे थे कि पाकिस्तान सबको सपोर्ट कर रहा है, तो मेरे दिमाग में एक जुमला आया कि पाकिस्तान सबको सपोर्ट कर रहा है माँ सिवाय अपने लोगों के, उनके खिलाफ जा रहा है, बाकी सबको पीस को सपोर्ट कर पीस को सपोर्ट कर रहा है। लेकिन इस इसको पीस से, support इस कर रहा है। अमल से जो है वो पाकिस्तानियों को भी तो फायदा होना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। मैं आगे और चल ना के अभी उसकी कल तरफ भी आता हूँ। तो पेट्रोल महंगा हो मैं गया। ये अभी जैसे बात हो रही थी ना कि जो यूरोप के हवाले से बात हो रही थी, तो वहाँ पर जिस तरह से इन्फ्लेशन बढ़ती जाएगी, प्रेशर माउंट होता चला जाएगा और ये इतना आसान नहीं होता। अमेरिका के अंदर, कनाडा के अंदर, वेस्ट में, यूरोप के अंदर, ये सारी जगहों पर जो है ना, जो सबसे ज़्यादा लोगों का रिएक्शन आता है ना वो इसी वजह से आता है कि आप जो है वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करें, क्योंकि वो इस चीज़ के ऊपर बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते कि आप या तो उनके ऊपर ज़्यादा टैक्सेस लगा दें, जैसे हमारे यहाँ होता है, आप जब चाहें मर्जी लोगों से 200 रुपये या 250 रुपये लेवी ले लेंगे, आगे जाके लेंगे इवेंचुअली, और लोग कुछ नहीं करेंगे। लेकिन ये जो बड़े ममालिक हैं ना, वहाँ पे ये सारी चीज़ें नहीं चलती। तो कहने का मकसद ये है कि अभी जैसे यूरोप की बात हो रही थी, तो यूरोप को भी अपना पार्ट किसी ना किसी तरह डालना है, उनको भी अमेरिकन, देखें मैं आपको एक बड़ी यूरोप की जानिब से कहा जा सकता है कि ईरान पे जो है वो पाबंदियां यूरोप खत्म जो है कर वो दी इसके ऊपर कर नहीं, रहा है। पाबंदियां खत्म करने के हक में कोई या भी नहीं जाएगा। थोड़ी लचक दिखा दी जाए उसमें। नहीं, मैं उसकी यूरोप वजह तो हर आपको फोरम के ऊपर इसको अगेंस्ट अमेरिका के जा रहा है, और जी, वो बड़ा जी। खुल के जा रहा है, और जो कि अप्रिशिएट करना चाहिए। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, वो हर फोरम के ऊपर जा रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकली क्या आप कर रहे हैं ये बड़ा ज़रूरी है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के फैसलों को अपोज तो ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन आपको याद होगा अभी जो गजा के अंदर जो कुछ होता रहा, तो उस वक्त यूरोप ने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। एक चंद लोगों की स्टेटमेंट आपके पास रिकॉर्ड पर है। यासिर, वो बात आपकी ठीक है, लेकिन मफादात की जंग है ना, अब नहीं, मैं अर्ज उनके करूं ना। मफाद हिट हो रहे हैं। उस वक्त तो एक मैं इंसानियत अर्ज की या करता हूं। मुसलमानियत की हद तक तो हम बात कर सकते हैं। नहीं, देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, यहाँ पर आपकी बात, ये बात बिल्कुल ठीक है। अमेरिका में उसी तरफ आ रहा था ये बात करने से पहले कि देखें, अमेरिकन का जो है ना बड़ा इन्फ्लुएंस है, इन्फ्लुएंस इन अ सेंस कि वो बड़ी इन्वेस्टमेंट उनकी आपको नजर आएगी, वो यूरोप में भी नजर आएगी और दीगर ममालिक में भी नजर आएगी। यहाँ पर जैसा भी आपने कुछ देर पहले कहा ना
कि एवरी मैन फॉर हिमसेल्फ। चाइना की अगर बात करें तो चाइना स्मार्टली इसलिए प्ले करता है क्योंकि चाइना की इन्वेस्टमेंट अमेरिका के अंदर भी है, यूरोप के अंदर भी है, और अब पूरी सऊदीया में दुनिया भी इन्वेस्टमेंट हो सकती है, सऊदी सब वाली जगह ऐसे ऑलरेडी है उनका और राब्ता भी हो। बड़ी इन्वेस्टमेंट है वहां पे, तो इसलिए बड़ा स्मार्टली प्ले करते हैं। इसी तरह अमेरिकन की भी बड़ी हैफ्टी इन्वेस्टमेंट है, बड़े बड़े बिजनेस हैं, कॉन्ग्लोमरेट्स हैं जो काम कर रहे हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए बड़ा जरूरी है। एट टाइम्स इस तरह की सिचुएशन आती है तो आपको ये शो करना पड़ता है कि हम आपको मॉरल सपोर्ट समाओ करते हैं, बट इवेंचुअली ये जो सब कुछ हो रहा है ना, इसको इसलिए इंडोर्स नहीं कर सकते डायरेक्टली क्योंकि इसमें आपके अपने इंटरेस्ट, और खास तौर पे ये जो अपने आप में पैसेज की बात हो रही थी ना, जहां से आपकी कमोडिटीज जाती हैं, आपकी ट्रेड यहां से होती है, अगर इसके ऊपर कोई फर्क पड़ेगा, अगर इसको ब्लॉक किया जाएगा, यहाँ पे ब्लॉकेट्स लगाए जाएंगे, तो इवेंचुअली फिर आप साथ नहीं दे सकते। तो यहाँ पर बात वही है कि एवरी मैन फॉर हिमसेल्फ, हर बंदा जो है वो अपने उसको देखेगा, मफादात को देखेगा। सदर आसिफ अली जरदारी का भी चीन का दौरा है। वैसे तो हम सियासत पे जब बात करते हैं तो ये कहा जा रहा था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो इन तमाम मुज़ाकरात में कहीं नजर ही नहीं आई। नायब वज़ीर आज़म को देखा, वज़ीर आज़म को देखा, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को देखा, लेकिन ये जो दौरा है यकीनी तौर पे इसमें भी मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल के ऊपर तबादला ख्याल किया जाएगा, क्या कहेंगे? बिल्कुल, और ज़रा 5 रोज़ा दौरा है और बड़ा इंपॉर्टेंट भी है, लेकिन इसको आप मुज़ाकरात के लिए इसलिए नहीं कर सकते कि मुज़ाकरात का इससे कोई ताल्लुक नहीं। शेड्यूल जो एक होता है पूरा, तो वो पहले से ही प्लान था। ये कोई मुज़ाकरात के लिए नहीं हो रहा। जिस तरह इराक़ी साहब का दौरा है तो ये प्योरली इन हालात में हुआ है ये दौरा, जो उनका 3 मुल्की लेकिन दौरा क्या है। क्या समझते हैं किस हवाले से बातचीत हो सकती है? नहीं, बातचीत तो ऑब्वियसली होती है। ये तो ऐसा हो नहीं सकता कि एक प्रेसिडेंट गए हैं और वो फिर 5 रोज़ा दौरा है, और खित्ते की सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त आपको ये है, और चीन का स्टेक है इस खित्ते में, इस खित्ते नहीं पूरी दुनिया में। अभी जो यासिर भी बात कर रहे थे तो बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर डिस्कस होंगी, लेकिन जो इमीडिएट इम्पैक्ट की हम बार बार बात कर रहे हैं ना, तो इस दौरे का पीस प्रोसेस के साथ बराह रास्त कोई ताल्लुक नहीं सही। है, लेकिन इसका इम्पैक्ट आएगा, ज़रा खबर बनती है। आज हम ये डिस्कस कर रहे हैं, फिर वहाँ से मैसेजेस आएंगे, जब ऑफिशियली पॉलिसीज डिस्कस होंगी तो वो खबर बनती है, उसमें बहुत सारे इश्यूज जो हैं वो। आपकी इजाज़त से एक चीज़ का इजाफा कर दूं मैं इसमें, ज़फ़ीर ने बिल्कुल ठीक कहा कि कोई बड़ा ब्रेक थ्रू तो नहीं हो सकता, मगर याद रखिए कि आसिफ अली जरदारी साहब जो है ना, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, ये अगर इस रीजन के चंद बड़े पॉलिटिशियंस के मैं नाम अगर लूँ ना, तो मेरी नज़र में वो सरे फहरिस्त होंगे। ये बड़े फारसाइटेड हैं, एक्सपर्ट हैं, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा। सियासत के बादशाह हैं, ये कहना गलत नहीं होगा। एग्जैक्टली, तो ये बड़ा स्मार्ट प्लेयर है जो बहुत देर से एक्टिव हुआ है, और ये कोई बड़ा काम करने जा रहे हैं। आगे चल के भी इसके ऊपर इंशाल्लाह बात करेंगे कि वो क्या काम हो सकता है। लेकिन जो पोजीशन है ना, वो शायद उस तरह की नहीं है। नहीं, आपकी बात सही है कि मुज़ाकरात से तो बराह रास्त कोई ताल्लुक नहीं है। जोड़ तोड़ से भी हटकर जो यूएई हमसे, ये वो एलिमेंट है जिसको हम डिस्कस नहीं करना, जी बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाह रहे, लेकिन जो यूएई वाला एलिमेंट है, उस एलिमेंट को बैलेंस करने के लिए बहुत जरूरी था। और प्लस ये है कि जरदारी साहब के हवाले से बहुत सारी और भी इश्यूज थे, तो ये एक अच्छा विजिट जरूर रहेगा, और ज़रा खित्ते में आपने अपनी पावर को बैलेंस तो करना है। उधर आपको एक और वो दे देते ना, एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक डेवलपमेंट पाकिस्तान के हिस्से में आने वाली है, जो बहुत देर से खबर थी, जो रुकी हुई थी, अभी नहीं बताते, लेकिन ये है कि वो आने वाली है बहुत जल्द। आपके जो एनर्जी के जो क्राइसिस जिसको आप बहुत अरसे से एड्रेस नहीं कर पा रहे थे, होपफुली आपको इसके अंदर कोई डेवलपमेंट जो है ना, ये ब्रेक थ्रू हो सकता है, आपको मिल ही जाए। तो ये छोटा नहीं है, इससे पहले भी जब मुलाकात कर आए थे ना, तो सीपैक आपके लिए ले आए थे, लेकिन अब जब जा रहे हैं ना, आपके लिए बड़ी खबर आने वाली है। ईरान गैस पाइपलाइन भी क्रेडिट दें उनको, भरपूर दें। बिल्कुल देना पड़ेगा, ये क्रेडिट देना पड़ेगा, ये भी उन्हीं की एफर्ट। ईरान गैस पाइपलाइन की आप बात करें, उनकी तरफ से तो काम मुकम्मल हो गया। पाकिस्तान ने जो है, हाँ, लेकिन हम पे पोजीशन हमारी कुछ और थी, प्रेशर बहुत। अब अच्छा, ये जो पॉइंट पहले खदीजा ने भी इसका जिक्र किया था, फिर वो इस्लामाबाद की खबरों में दब गया। यासिर, कल हम शो में भी बात कर रहे थे कि पाकिस्तान के पास इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी आती है, और आज नहीं, हमेशा से आई है। जब कोई इस खित्ते में डेवलपमेंट्स हुई हैं, अभी आप रशिया की बात कर रहे थे, उस वक्त अफगान जहाज, हमने थोड़ा सा उसको इस तरफ एंगल कर लिया, हम माली तौर पे फायदा नहीं उठा सके। कैरिंग ओवर बिल लाया, उसका सिर्फ हमने बिल की हद तक ही अपने आप को फायदा उठाया, बड़ा माली फायदा उठाया था वैसे, लेकिन वो डायरेक्टली नहीं था। जो आप अभी अकेले खा रहे हैं ना, इतना ही सा फायदा हुआ, उसका कोई फायदा नहीं हुआ था बाकी टीम को। उस वक्त भी नहीं हुआ था, तो आज भी नहीं। बड़े लोगों ने कमाया था, सोर्स नहीं बता सका, लेकिन कमाया सबने था पाकिस्तान में। हाँ बिल्कुल, लेकिन जब हम रियासती सतह पे बात करते हैं ना,
तो जितना हमें फायदा हाँ, उठाना चाहिए technical था, benefit अगर उसका नहीं उठा सकते। हमारे पड़ोसी मुल्क भारत हमारी जगह होता तो बहुत फायदा उठाता। आज भी हम इस जगह से, इस पोजीशन से बहुत फायदा उठा सकते हैं, लेकिन अगेन हम शायद वो जिस तरह इलेक्शंस में हमारे आम आवाम बिरयानी कौरमे पे देखिए। अपना वोट दे देते हैं। खदीजा, मैं आऊंगा आपकी जी। तरफ। खीमे वाले नान पे। नान तक वो अपना, हाँ, वो मेगा प्रोजेक्ट ले सकते हैं। आपके पॉलिटिशियन उस वक्त ब्लैकमेल हो रहे होते हैं ना आपके हाथों से, लेकिन आप क्या करते हैं कि आप वोट जो है वो एक बिरयानी और एक कौरमे के ऊपर बेच देते हैं। सो आज हमारे पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो हम बड़ी चीज़ों के अंदर हम अपने आप को लेके जाएं। और मैं तवक्को कर रहा हूँ कि हमारी जो मिलिट्री डिप्लोमेसी हो रही है उसमें चीज़ें ये फिर फ्रेम आप आउट हो अमन जाएंगी। की बातें जी। कर रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो मीडिएशन करवा रहा है, ग्लोबली जो है वो पाकिस्तान का नाम लिया जा रहा है, लेकिन कल ही जो ये बुरी खबर आई है, 26 रुपए जो है वो इजाफा कर दिया गया है फी लीटर। पेट्रोल की कीमतों में हमने देखा कि एक बार फिर इजाफा कर दिया गया। तो यहाँ पे तो हम अमन की बातें कर रहे हैं, सारी दुनिया का मीडिया जो है वो पाकिस्तान को डिस्कस कर रहा है, इस्लामाबाद टॉक्स के बारे में बात कर रहे हैं, हम भी आज इसी के ऊपर अपना जो हमारी जो ट्रांसमिशन है वो हम कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तानी अवाम को रिलीफ देने में जो है वो हुकूमत को अब सोचना पड़ेगा। ये वक्त आ गया है कि अमन की बातें कर रहे हैं अच्छा। तो एटलीस्ट कम से कम जो अपनी अवाम है उसे तो रिलीफ दिया जाए। रिलीफ नहीं, अभी तो महंगा होगा ये। अगर ये 26 हुए ना तो नेक्स्ट वीक फ्राइडे, ऑलमोस्ट फ्राइडे सैटरडे कोई कीमतें बढ़ती हैं। अच्छा, इससे पहले प्राइम मिनिस्टर यासिर वो आके ऐलान करते थे कि जी हम इतना सस्ता कर रहे हैं, कल महंगा किया पता ही नहीं चला। नहीं, जब असल में सस्ता होता है तो वो खुद आके ऐलान करते हैं। देखिए, ये क्रेडिट तो ये आपको रातों जब रात उनको उन्होंने ऐलान महंगा कर दिया, करना पता होता ही है तो अली परवेज साहब एक हैं, उनको भेजते हैं जी। और वजीर खजाना साहब को भेजते हैं। वो शक्ल पर ऐसी बनाते हैं कि वो उससे यकीन आ जाता है कि वाकई कोई ना कोई हमारे ऊपर परेशानी है, और जब कम करनी होती है तो फिर वो खुद आ जाते हैं। देखिए, इसमें सारी बात आपने यासिर, बिल्कुल मैं ठीक ये कह कहा। रहा था एदाद शुमार के आप जी, जी। एक्सपर्ट हैं, तो अभी तो अगले हफ्ते तो ये मजीद नहीं, महंगा आपने होना है। बिल्कुल सही कहा। तो एब्सोल्युटली, सिचुएशन जिस तरह की इमर्ज हो रही है, इसी तरह की सिचुएशन अल्लाह ना करे आगे मामला। हमारी तो दुआ है कि कुछ ना कुछ बेहतरी आए इसके अंदर, और हमारे पास क्योंकि प्लान कोई नहीं है। देखिए, मैं आपको बड़ा ऑनेस्टली एक चीज़ जिसकी निशानदेही करना चाहूँगा, रीजन में और भी ममालिक हैं, अब ये चीज़ ओपन एंड शट है, बिल्कुल सबको इस बारे में इल्म है कि वहाँ पर इस तरह से प्राइसेस के अंदर सर्ज नहीं आया। हमारे ऊपर क्योंकि कंडीशन हमने खुद लगाई हुई है, IMF की ये खुद साख्ता पाबंदी है जो हमने ऊपर लगाई है। आप यकीन कीजिए, हमने अभी तक जो कुछ किया है हमारी मिस मैनेजमेंट की वजह से हुआ है। हमारी जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, जो इसकी टीम है, बिल्कुल फेलियर हमें नजर आया है। कोई उनके पास प्लान नहीं है। ये बड़ा आसान है, बाहर से पैसे आ गए, अपने अकाउंट में शो करा दिए, यहाँ से इसको पैसे वापस से जो है आपने रीपेमेंट हो गई है। नहीं, इसमें कुछ भी नहीं है। आई एम वेरी सॉरी, इसमें कुछ भी नहीं है। आपके पास कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है। अभी तक कभी आपने ये सुना है कि आज तारीख तक ये बताया गया हो कि हम इस तारीख को IMF के प्लान से बाहर आ जाएंगे ताकि हमें ये लेवीज वगैरह और इस तरह की चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमें इसी की ज़रूरत है। हमारा जो इकोनॉमिक प्लान है, जो हमारी टीम है, बस वो यही कर रही है कि आपकी डेट रीपेमेंट कैसे हो जाएगी। ये तो डे टू डे अफेयर्स है ना, एग्जैक्टली, क्या फर्क पड़ेगा। देखिए, आपके पास जब कोई प्लान नहीं होगा तो फिर आपको डे टू डे अफेयर्स को ही चलाना पड़ेगा, और ये आप एडॉक के ऊपर सिस्टम चला रहे हैं। अगर आपके पास प्लान जो है, लाइए जो प्लान अगर आपके पास होता अगर, तो आप उसको एग्जीक्यूट करते, उसके अंदर तो आप मुकम्मल तौर पर नाकाम ही नजर आए। कोई प्लान नहीं है। आपको सिर्फ पेट्रोलियम प्राइसेस सबसे इजीएस्ट वे नजर आता है, आप इसके अंदर प्राइसेस बढ़ा देते हैं। अब आप देखें कि जो मिडिल क्लास पहले से प्रेशर में थी, ये थोड़ा सा ऑफ टॉपिक हो जाएगा, लेकिन इसको इसलिए मेंशन करना जरूरी है क्योंकि आपके पास अगर स्ट्रेंथ नहीं बचेगी, अगर आपकी जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास अगर कोलैप्स कर जाएगी, तो फिर आपको आपका सर्वाइवल बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अभी आपने अपॉर्चुनिटी की बात की थी ना कि हमने ग्रास्प नहीं की, तो यहाँ भी आई एम सॉरी, आपके पास कोई प्लान नहीं है कि आप क्या पकड़ने जा रहे हैं, ग्रास्प क्या करेंगे, और इसको ये जो सारी सिचुएशन अपॉर्चुनिटी में कैसे कन्वर्ट करें। एक चीज ऐड ऑन कर दूं, UAE वाला जो मामला था, आप प्रेशर डाल के उनसे ये पैसे इधर ही रखवा सकते थे ना कि अगले 10 साल 20 साल के लिए हम पैसे इधर ही रखेंगे, भाई हम आपकी जानें बचा रहे हैं। आपने हमें बिल्कुल ही क्या समझा हुआ है। लेकिन इस सिचुएशन में उनकी जानिब से जो पैसे मांगे गए पाकिस्तान से, फिर सऊदी वाली अहद की जानिब से जो है वो $3 अरब जो है वो पाकिस्तान को दिए गए। अच्छा ज़फ़ी, क्योंकि एक पॉइंट यहाँ पे मिस हो रहा है, वक्त की कमी भी है और ये पूछना भी ज़रूरी है कि मुज़ाकरात का अमल अब आप कहाँ पे देख रहे हैं? देखिए, मुज़ाकरात का तीसरा राउंड, अभी तो दूसरा भी नहीं हुआ, ये तो दूसरे का आगाज मुज़ाकरात था। आपके तीसरे चौथे राउंड तक जाएंगे, और बहुत बेहतरीन हिकमत अमली है ईरान की। ईरान ये सारी जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, जो हमारे पास खबर थी, ये बिल्कुल आमने सामने बैठ के इस विजिट को किया जा सकता था, लेकिन ईरान ने
सारी बातें मानी है पाकिस्तान की। उन्होंने कहा कि हम आपको हमें ट्रस्ट ही नहीं है यूएस के ऊपर, बिल्कुल। और हम ये तज़हीक करते हैं, तौहीन करते हैं, जिस तरह वो ट्वीट करते हैं, जिस एटीट्यूड के साथ वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जिस तरह वो बात करते हैं, तो वो ये कहते हैं कि हम इस तरह नहीं बैठ सकते और इस तरह नहीं बात कर सकते। अदरवाइज इराक़ची साहब यहाँ पे मौजूद थे, यूएस डेलीगेशन भी आ जाता, आमने सामने बैठते जिस तरह प्रीवियसली वो बैठे और बातचीत हो सकती थी। लेकिन अब वो इनडायरेक्ट बातें हुई हैं, मैसेज पास हो गया, ये चले जाएंगे, दूसरा डेलीगेशन आ जाएगा, उनके सामने ये पेपर्स रख देंगे। ये मामला जो है वो अभी चलेगा, थोड़ा सा लंबा चलेगा, टेस्ट मैच की तरह। टेस्ट मैच की तरह, बिल्कुल सही कहा आपने, टेस्ट मैच की तरह लंबा चलेगा और इतनी जल्दी इसके ऊपर कोई रेकंसिलिएशन और जब इतने सालों के बाद जो है वो दो फरीकैन बैठते हैं, और हमने देखा कि अमेरिका और ईरान के जो ताल्लुकात थे वो अप्रॉक्स 48 या 49 ईयर्स तक जो थे मुज़ाकरात नहीं थे, बातचीत नहीं थे, अमेरिका की जानिब से जो पाबंदी लगाई गई थी ईरान पे। लेकिन जब इतना लंबा आपका क्लैश हो जाए तो वो एक दो राउंड में मुज़ाकरात के वो सॉल्व नहीं होता। बहुत शुक्रिया यासिर और ज़फ़ीर हमारे साथ मौजूद थे। खुसूसी ट्रांसमिशन का वक्त ख़त्म हुआ। अपनी मेज़बान खदीजा राठौर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।